स्टूडेंट्स, ये क्लास बहुत छोटा सा लेंगे हम पार्ट 1 का। मेरी बहुत सारी प्यारी प्यारी स्टूडेंट्स जिनका चेहरा मैंने बहुत दिनों से नहीं देखा है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि देख लेना चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल। वी विल नॉट डिसोबे द ऑर्डर ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो हल्का फुल्का माहौल में पढ़ना है, हल्के हल्के धीरे धीरे हम लोग अपनी सीढ़ियाँ तय कर लेंगे। तो ये 28 सेकंड की बात करिए आपसे, अच्छा लगा। चलिए अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, लर्निंग चैप्टर में जो मेथड्स ऑफ लर्निंग है उन पर हमको आज थोड़ा सा रोशनी डालनी है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है। इज दैट क्लियर? चलिए लेट मी स्टार्ट। अच्छा लग रहा है, अब आदत पड़ रही है, थोड़ा फ्लुएंसी भी बढ़ी है, और वो क्वालिटी जो क्लासरूम में होती है वो तो इस वीडियो वगैरह में नहीं हो पाती। तो लेट मी स्टार्ट। क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड्स में 2 मेथड बनाए। किसने? अधिगम के प्रयोगात्मक अध्ययन के जन्मदाता कौन है? एबिंगहॉस, हरमन एबिंगहॉस इनका पूरा नाम है। एबिंगहॉस लोग कहते हैं, लेकिन हरमन एबिंगहॉस यही है जन्मदाता। इन्होंने 2 मेथड इसका माना। एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड, यानी पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करके। अब एक 5 पेज का क्वेश्चन याद करना है तो उसको 5 दिन में याद करेंगे। एक पेज आज किया, उसको 10 बार लिखा, दूसरे दिन किया, फिर मिला के 2 पेज हो गया, तो 2 पेज को फिर से। तो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। एंड द नेक्स्ट वन इज उनका है मास मेथड में उन्होंने कहा कि पूरे विषय को, यानी 5 पेज का क्वेश्चन अगर आपको 3 पेज का 4 पेज का क्वेश्चन अगर आपको दिया जा रहा है तो इन 1 सेटिंग आपको पूरा मेथड याद करना, पूरा मटेरियल आपको याद करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मास मेथड जो है उन्होंने दिया एक, ये दोनों। एंड विच इज गुड, विच वन इज गुड? तो सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड इज़ फाइन, एंड लर्निंग जो है उससे क्वालिटी अच्छी होती है और प्रैक्टिस में भी आसानी होती है, और छोटे छोटे टुकड़े में। इसीलिए मैं अक्सर क्लासेस में आप लोगों को पैराग्राफ्स में बांट के लिखाती थी, याद कीजिए। कभी किया है तो अभी तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो हरमन एबिंगहॉस का भी मानना था कि एकत्र विधि जो है मास मेथड की तुलना में यदि यत्नों को भागों में बांट दे तो वो अधिगम और अच्छा कुशल होता है। मेरी बात पूरी तरह से ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को हवा में नहीं, खेल में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपको पूरी तरह से परफेक्टली याद होना चाहिए। चलिए, सामान्यतः वितरित विधि को श्रेष्ठता ही देखी गई है। हरमन एबिंगहॉस ने जो मास एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड को बेटर मेथड माना। और कैल्विन ने के अनुसार प्रति मिनट 3 यत्न देने से, प्रति मिनट विश्राम 3 मिनट का अगर आप विश्राम देते हैं, एक यत्न, एक ट्रायल, एक बार मतलब एक पेज पढ़ लिया, फिर 3 मिनट का रेस्ट लिया, फिर रेस्ट पॉज देने से जो है वो लर्निंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। हैम्फ्रेज 1940 ने भी ये सारी बातें इन सारी 2 खंडों में बांटकर बीच में विश्राम देने को अधिगम की कुशलता का कारण माना। यानी इस सपोर्ट में, हरमन एबिंगहॉस के सपोर्ट में बहुत सारे लोग आए, और डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड को सबसे अच्छी विधि मानी गई। इसीलिए हम जब किसी पोइट्री को याद करते हैं तो उसमें स्टैंजा होता है, छोटे छोटे पार्ट्स है, 4 लाइन लिखा, फिर 4 लाइन लिखा, तो याद करने में आसानी होती है। लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने आपको छोटे छोटे वीडियोस बना के दिए। एक वीडियो को आप पूरी तरह से समझ लें, फिर दूसरे वीडियो को आप समझें, एक वीडियो को फिर समझ लें, फिर दूसरे वीडियो को समझें। तो ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड। हम 10 से 12 मिनट्स का एक क्लास आप लोगों को दे रहे हैं। बार बार मैं गौर से देखती हूँ क्योंकि चमक से दिखता नहीं है। और मिनट कितना हुआ? तो अभी 4 मिनट 45 सेकंड हुआ। अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड, अब आपकी समझ में आ गया कि मास मेथड यानी पूरे सब्जेक्ट मटेरियल को, एक जो भी मटेरियल आपको दिया गया है वो आप एक बार में याद करें, तो ये मास मेथड है।
एंड इट इज़ ये पुअर लर्निंग प्रोवाइड करती है। और डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लर्निंग और रिकॉल में उसकी आसानी होती है। आपको लंबा उसकी जो रिकवरी है वो लंबी अवधि तक आपके ब्रेन में ट्रेसेस, उसके मेमोरी ट्रेसेस बने रहते हैं। ऐसा हार्मन एबिंगहॉस का भी मानना था और कैल्विन का भी मानना था और बमस्टीड का भी मानना था। ये सारे लोग इस चीज़ पर सहमत हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ लर्निंग प्रॉब्लम में आपको मोटर लर्निंग हमने बताया, वहाँ भी वितरित विधि को सामान्य श्रेष्ठता प्रमाणित है, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड ही वहाँ भी प्रमाणित है। डोरे एंड हेलगार्ड 1938 ने देखा कि प्रत्येक 2 यत्नों के बीच 1 मिनट का, 2 ट्रायल्स के बीच 1 मिनट का अगर हम रेस्ट देते हैं तो वो अच्छी लर्निंग क्वालिटी उसकी होती है, स्पीड भी अच्छी रहती है बाद में। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए हार्मन एबिंगहॉस के कहने पर, प्रयोगात्मक अधिगम के अंदर जो प्रयोग हुए, तो उसमें देखा गया कि ये सारी जो लर्निंग्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड से अच्छी हो रही है। मुलर एंड पिल्जेकर ने भी इस बात को, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड को बहुत ही श्रेष्ठ माना। अब आपको हम कुछ विधि, अनेक कारण बताए गए, एक एकत्र विधि की तुलना में वितरित विधि की श्रेष्ठता के अनेक कारण बताए गए, जिनमें कुछ मुख्य कारणों को हम आपको बता रहे हैं। टाइम है अभी। एक विचार के अनुसार वितरित विधि में यत्नों के बीच मिले विश्राम में व्यक्ति विषय का रिहर्सल करता रहता है। जब हम लोग रेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा याद कर लिया, अब जैसे थोड़ी सी चीज़ हमने याद करी, एक छोटा सा आपको हम 2-3 लाइन आपको हम गाने का सुनाते हैं, तो हम देखेंगे, या कोई भी कॉलेज गीत आप याद कर रही हैं, तो 2 लाइन के बाद आपको 1 मिनट का रेस्ट दिया गया, तो उस 1 मिनट में आपका ब्रेन फ्री नहीं होता है, बल्कि आप उस लाइन का रिहर्सल करते रहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड में जो ये रेस्ट पॉज दिया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वितरित विधि की श्रेष्ठता इस कारण भी बताई गई कि एकत्र यत्नों में से थकावट होती है। अगर लगातार हम पढ़ते रहते हैं एकत्र विधि में, यानी मास मेथड में, तो हमको क्या होता है, थकावट, मोनोटोनी, फटीग, दोनों चीज़, उबाऊ भी हो जाता है। फटीग एंड मोनोटोनी, ये 2 चीज़ें हैं। आप इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जब आप जाएंगे या ऊपर, तो आप पढ़ेंगे 3rd पार्ट में, तो ये भी हो जाता है। तो इस वजह से भी लर्निंग क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाती है और आदमी पढ़ नहीं पाता है। नेक्स्ट आइए, तो इस थकावट को भी डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड जो है वो कम करती है। नेक्स्ट आइए, मुलर एंड पिल्जेकर ने इसको बहुत ही श्रेष्ठ माना, विचोरस मिलती है कि अधिगम क्रिया के फलस्वरूप जो मेमोरी ट्रेसेस बनते हैं, मुलर एंड पिल्जेकर ने कहा कि कोई भी चीज़ जब हम याद करते हैं तो उससे हमारा कुछ मेमोरी ट्रेसेस, ये एक एकदम मोम जैसी चीज़ है। मैंने पहले भी कभी बात की होगी इस पर, कि मेमोरी जो है वो एक मोम जैसी चीज़ है, बिल्कुल, और उस पर हम जो याद करते हैं उसके चिन्ह उभरते हैं, निशान उभरते हैं उस पर। तो जब निशान उभरते हैं, जब हम रेस्ट देते हैं तो वो वैक्स बिल्कुल पिघला हुआ रहता है, और जब रेस्ट में जाते हैं तो सीखने के वक्त वो जो मोम है वो पिघला हुआ रहता है, लेकिन जब हम रेस्ट में जाते हैं तो वो जम जाता है, यानी यूज़ में अब वो फिक्स हो जाता है, फिक्सेट हो जाती है वो लर्निंग। इसीलिए लर्निंग की स्पीड एंड क्वालिटी दोनों अच्छी होती है, किससे, डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड से, क्योंकि वो मेमोरी ट्रेसेट को कंसोलिडेट होने देती है, यानी जमने का मौका मिलता है, कंसोलिडेट होने देती है। इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड को अच्छा माना गया, यानी मेमोरी ट्रेसेस बनने देता है। आफ्टर इफेक्ट इसका बहुत अच्छा माना गया है। नेक्स्ट आइए आपको कि उनके विचार से कार्यों में लगातार करते जाने से उस कार्य की प्रेरणा घट जाती है। यानी हम जब डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड को लेते हैं तो हमको एक तरह की ये बनी रहती है, क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आगे क्या करना है, आगे अब क्या करना है, आगे क्या पढ़ना है, आगे कैसे करना है। लेकिन मास मेथड में हमको अचानक जो एक्सपोजर टू द सब्जेक्ट हो जाता है, या तो हम उसकी क्यूरियोसिटी जो है वो घट जाती है, तो प्रेरणा मोटिवेशन जो है वो डाउनवर्ड हो जाता है, उसका ग्राफ गिरने लगता है। तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड इज़ फार बेटर
than mass method. तो ये आपको मैंने आज क्लियर कर दिया एंड नाउ इट इज़ ओवर. तो इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं. गुड बाय स्टूडेंट्स.